नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमने सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ मैंने स्टार्ट करने का ये मतलब, क्योंकि अब जो है सीटेट का एडमिट कार्ड मतलब 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि आ जाएगा, दिखाने लगेगा। तो आप वो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और उसका पेपर लगभग इस महीने के लास्ट तक जो है होने के आसार बने हुए हैं सीटेट का पेपर। तो मैंने आपको सीटेट एग्ज़ाम तक मतलब मैं आपको सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट जो है कराऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके सीटेट एग्ज़ाम में। तो वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस 10 प्रैक्टिस को हमारे देखकर सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर देने जाइएगा। काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में सहायता करेगा और लेवल 1 के लिए है। ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक का जो लेवल प्राथमिक वाला लेवल होता है उसी का मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। सीटेट पात्रता परीक्षा 2022 दिसंबर का है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि केवीएस में जो सीटेट अपेयरिंग वालों की बात चर्चाएं चल रही थी, तो उनको पूरी सिरे से नकार दिया है केवीएस वालों ने कि अपेयरिंग वालों को केवीएस पीआरटी में, ये मतलब केवीएस भर्ती में, केवीएस पीआरटी वाले भर्ती में नहीं रख सकते हैं। तो ये दुखद घटना है सीटेट वालों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो है आपको सीटेट में 150 प्रश्नों का हल करना होता है। इसमें से मैं आपको 180 प्रश्न कराऊंगा। अब 180 प्रश्न कराने का मतलब ये है कि इसमें आपको इंग्लिश भी रहेगा और संस्कृत भी रहेगा। लेकिन जब आप सीटेट एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में एक ही लैंग्वेज चुनना पड़ता है, या आप इंग्लिश या आप संस्कृत। तो जो भी, मैं तो संस्कृत से सीटेट का एग्ज़ाम देता था, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, हालांकि हमारे चैनल पर बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश लेना पसंद करते होंगे, कोई संस्कृत लेना पसंद करते होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने के काफ़ी आसार बने हुए हैं। तो कम समय में हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा है इनमें से सभी। तो किसे आप खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु हो रहा है, यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो एक खेल खिलौने की आयु कह रहा है और एक खेल की आयु होता है। तो दो तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो किस अवस्था को हम खिलौनों की आयु कहेंगे? तो पूरी बाल्यावस्था जो होती है ना, उसी को खिलौनों की आयु कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था को हम खेल की आयु कहा जाता है, जिसमें बच्चा खेलने में ज़्यादा लग्न रहता है। लेकिन छोटा बच्चा ज़्यादातर खिलौनों को पसंद करता है, तो पूरी बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन एक है कि दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है खेलने की अवस्था। तो कौन सा जो है पूर्व बाल्यावस्था का समूह का विशेषता नहीं है? तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। खेलने की अवस्था जो है ये नहीं होती है। खिलौनों की अवस्था होती है लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता हो जाए कि पूछा है पूर्व बाल्यावस्था का। प्रश्न नंबर तीसरा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और किस उम्र में? तो उत्तर बाल्यावस्था में बात हो रही है। बात हो रही है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो किस में वो अंतर करना
परिवर्तन को समझने लगते हैं। जब आप इसमें परिवर्तन करेंगे ना तो वो उत्तर बाल्यावस्था का बालक जो है समझने लगता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है। तो देखिए इसमें द्रव्यमान भी आ जाता है, संख्या भी आ जाती है और क्षेत्र, क्योंकि इस समय बालक जो है जो कुछ समझ होती है, तार्किक समझ, वो बालक के अंदर जो है आ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था हमारा चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ऑप्शन दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। और ऑप्शन चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो विकास क्या होता है? देखिए विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब उसी के आधार पर आप इसमें से चुनिएगा। तो देखिए विकास की बात करें तो वो अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला आप कह सकते हैं। सिर्फ अभिप्रेरणा से नहीं कह सकते, परिवर्तन से नहीं कह सकते, परिपक्वता और अनुभव से तो आप कह ही नहीं सकते विकास को। तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा, चौथा का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 5वां पर, और ये प्रश्न कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सीटेट में नहीं वाले पॉइंट को हेडलाइट कर प्रश्न को पढ़िएगा। नहीं है वो बताना है विकास के संदर्भ में। ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। ऑप्शन दूसरा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। और ऑप्शन तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और ऑप्शन चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ध्यान रखिएगा नहीं की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 5। तो देखिए विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये चीज़ जो है इसके प्रति नहीं हो सकता है, गलत धारणा है। दूसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प जो है इस विकास के संदर्भ में सत्य माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, और विकास के संदर्भ में, और अंत में है नहीं है। पहला विकल्प सामान्य लोगों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा पुरुषोचित या स्त्रियोचित, पुरुष या स्त्रियोचित जो उसके धारण प्राप्त कर चुके हों, मतलब स्त्री रूप धारण प्राप्त कर चुके का मतलब कि वो उच्च अवस्था में आ गई हो। सामाजिक चुनौती भावनाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो देखिए विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था से उपयुक्त नहीं, उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से उपयुक्त नहीं है। तो वो हमारा देखिए पुरुषोचित और स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये अभी जो है बालक नहीं प्राप्त कर चुका होता है, इसीलिए इससे रिलेटेड ये निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत आ जाता है। ये गलत धारणा है उत्तर बाल्यावस्था की। तो विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब वो सत्य हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः एक सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन दूसरा है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन तीसरा है दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। और चौथा है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः मतलब परिपक्वता से पहले जब आपको प्रशिक्षित किया जाता है तो उससे प्रायः आपके अंतर्गत क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 14 लाभकारी हो या हानिकारक हो, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग आप बच्चों को कैसे सिखाए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसको परिपक्वता की ओर ले जाएगा या नहीं, उस
चीज़ के बारे में परिपक्व हुआ है या नहीं, ये भी आप कह सकते हैं। तो चौथा विकल्प हमारा सत्य हो जाएगा। और आप सीटेट का एक ट्रिक भी जानते हैं कि जो विकल्प सबसे ज़्यादा लेंथी होगा, बड़ा होगा, हम 90% वो विकल्प सत्य होने के चांसेस रहते हैं। तो जब ना आपको समझ आए उस स्थिति में आप ये ट्रिक लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और तीसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये किस सिद्धांत का फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है। तो आप पता होगा ना कि जब पावलोव ने घंटी बजाया था तो कुत्ते के मुंह से लार टपका था, तो वो उसके बीच में अनुबंधन बन गया था, तो उसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर राजू का अनुबंधन बन गया है बिजली चमकने से। ऐसे जोड़ लीजिएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड, पहला विकल्प मित्रों के द्वारा उपहास, दूसरा विकल्प मित्रों के द्वारा समय बर्बाद करना, और तीसरा मीन मेख निकालना बंद करना। मीन मेख निकालना बंद करना, और ऑप्शन चौथा है इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प सकारात्मक दंड से रिलेटेड उदाहरण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहला का। तो जो देखिए, अगर इसमें बात करें तो ये सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। ए वाला विकल्प मित्रों के द्वारा उपहास करना, ये सकारात्मक दंड का उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ऑप्शन दूसरा है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ऑप्शन तीसरा है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, और चौथा है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं है। यानी इसके निगेटिव मार्किंग को कौन सा विकल्प प्रदर्शित कर रहा है वो आपको बताना है। तो यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये चीज़ जो है ये गलत हो जाता है। अप्रिय स्थिति से दूर थोड़ी रखता है। चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह सत्य है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। ये तीनों विकल्प अभिप्रेरणा से एक तरह का विशेषता हो जाएगी अभिप्रेरणा की। इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन का कहलाता है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्थायी परिवर्तन की बात कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन को। तो देखिए यहाँ पर असभ्यस्तता, ये ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अभ्यस्तता उसको कहा जाता है जो अस्थायी परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए वो परिवर्तन होता है, उसी को अस्थायी, उसी को अभ्यस्तता भी कह सकते हैं। अधिगम आप नहीं कह सकते, अभिप्रेरणा नहीं कह सकते, अस्थायी अधिगम ये भी आप नहीं कह सकते। ये वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए वो आपको बताना है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, पहला ही विकल्प इसका, इसी प्रश्न का पहला ही विकल्प मिल गया तो इसके साथ हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये नकारात्मक को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी कोई विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 13, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में बात हो रही है।
ऑप्शन ए है उपलब्धि या प्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये भी सत्य बात है। और यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि या प्रेरणा को विकास प्रेरित कहा जा सकता है, ये भी सही बात है। तीसरा विकल्प, यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो यह उपलब्धि या प्रेरणा को सामाजिक प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सत्य बात है। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में किसमें प्रारंभ करते हैं? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है। विकल्प आपके सामने है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में। तो देखिए इसी अवस्था में जो है धर्म में तो बच्चों को धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, यौन संबंध इस समय सुप्त रहता है, और मानव शरीर में ये चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उसमें रुचि लेना ये प्रारंभ कर देते हैं। कौन सा सिद्धांत 15 प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसे चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत ये कहता है? आपको पता होगा। विकल्प पहला है गुण सिद्धांत, दूसरा प्रकार सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा है व्यवहार सिद्धांत। तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा 15 का। सिगमंड फ्रायड का ये सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ का 1/10 हिस्सा ही सिर्फ ऊपर रहता है पानी में, बाकी 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। प्रश्न नंबर 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उसके व्यवहार के निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? यानी कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो खेलने चला जाता है, यानी अपने गुस्से का प्रयोग दूसरे स्थान पर करता हटाता है, उसको दूर हटाता है। वैसे में विकल्प प्रक्षेपण, दूसरा विस्थापन, तीसरा प्रतिक्रिया निर्माण और उदारीकरण। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का, तो वो होगा विस्थापन। वो क्या कर रहा है ना कि अपने जो गुस्से को विस्थापित कर दे रहा है, उसको दूसरे स्थान पर लगा दे रहा है उस गुस्से को, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। इस साइको की भाषा में आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्टि किया जा सके। किसको संतुष्ट करना है भाई? अनुकूलन के लिए समायोजन से तात्पर्य है, तो किसको संतुष्ट करना है वो हम करेंगे। प्रश्न नंबर 17 की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। समायोजन करना है तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे, तभी आप किसी चीज़ में समायोजित हो सकते हैं, उस चीज़ में समाहित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? अगर करता रहता तो दूसरा विकल्प होता, नहीं करता है वो बाल अपराध। ऑप्शन 1 है कमजोरों को डराने वाला, ऑप्शन तीसरा है भगोड़ापन और चौथा है स्वलीनता। तो भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित कौन सा इसमें से नहीं कर रहा है? तो वो हमारा स्वलीनता। बाकी सभी भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। कमजोरों को डराना ये भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, बाल अपराध भी और भगोड़ापन भी। तो विकल्प हमारा डी चौथा वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 भी देख लेते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान? तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपको सामयिक शिक्षा से रिलेटेड है और आप डायरेक्टली इसे प्रश्नों को देखिए, सभी बच्चों को आप सामयिक शिक्षा में ही रख सकते हैं, सीधी बात। समान शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों, एक साथ जब उनको शिक्षा दिया जाता है तो एक दूसरे से उनमें एक होता है ना कि एक सामाजिक भावनाएं विकसित होने लगती है उनके अंदर। यानी कि जो अशक्त बालक हैं उनको हीन की भावना नहीं होगी और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो अशक्त बालकों को हीन की भावना से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए सरकार सामयिक शिक्षा को फॉलो करती
है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, इसमें से आपको बताना है। नहीं वाले बात को ध्यान रखिएगा। सीटेट का एक ये चीज़ क्या है, ये एक तरीका है जो सीटेट क्या करता है, उलझाने का कार्य करता है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नहीं है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन एक है कि बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ऑप्शन दूसरा, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। ऑप्शन तीसरा, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और चौथा, अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। तो कौन जो है इसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है? तो इसमें अगर हम बात करें तो सही नहीं है ना जो विकल्प, वो है कि अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। उनका अंतर व्यक्ति संबंध क्यों कमजोर होगा भाई? उनका वातावरण जो है कठिनाई होगी, उनको धीमी सीखने में प्रक्रिया होगी, बुद्धि लब्धि इतनी होती है। ये तीनों बात सत्य है, बाकी चौथा विकल्प इसका गलत हो जाएगा। नहीं है मतलब उसकी विशेषता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है मानसिक रूप से मंदता वाले बालक के। प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन तीसरा, रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन चौथा, अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। पहले प्रश्न को फिर से पढ़िए। विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका जो है अधिक महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है एक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो कौन सा? तो देखिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारा अध्यापकों की भूमिका और विद्यालय जो वातावरण है वो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। बाकी ये तीनों रखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको साइको में चुनना रहता है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। और तीसरा, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे सीमा से आते हैं। और चौथा, ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग से आते हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो ये हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय है उससे वो नीचे आएंगे, तब उनको हम कमजोर बालक की वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार के द्वारा निर्धारित होना चाहिए, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक का यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात क्या होगी? जब प्राथमिक कक्षा में 200 से अधिक बालक होंगे तब स्थिति में जो विद्यालय और अध्यापक की जो अनुपात है वो पूछा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या अनुपात होता है आपको बताना है। पेज ऐसा ही है क्या? पेज का ये फोटो ही ऐसा ही है। चलिए, क्या अनुपात होता है चलिए बताइए। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो जब 200 से अधिक बालक जो है प्राथमिक स्तर में हो जाते हैं तो उस समय हमारा अनुपात जो है 1 और 40 का हो जाता है। ये आप सबको पता होगा, 1:40 का वो अनुपात कर दिया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान से प्रश्न आ गया है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है, ये इसमें से आपको ढूंढना है। तो इसका तो पेज ही ऐसा है जो कि आपको दिखेगा नहीं साफ। क्या कर सकते हैं मैं, बाकी अगला पेज देखिए साफ है, बाकी इस पेज को तो फोटो ही गलत मिल गया है। चलिए, ऑप्शन ए है कि यह अध्यापक शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दूसरा, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संलग्न कार्य
इसमें किया जाता है। और चौथा, अस्थायी स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रिया अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित इसमें से कौन सा कथन नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 का। तो जो या बात करें ना नहीं संबंधित है तो वो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संलग्न करना, इसका नहीं प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का इसका मतलब ही नहीं होता कि आप व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ये नहीं वाला बात ध्यान रखिएगा, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं। ऑप्शन ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। तीसरा, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और चौथा, शिक्षण अनुवेशन है। तो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है वो आपको इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ये शिक्षण अनुवेशन नहीं, आप किसी को निर्देशित थोड़ी कर सकते हैं, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प शिक्षण से ही रिलेटेड हैं और नहीं पूछा है तो ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? जो हमारा गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए, भौतिक संसाधनों को। ऑप्शन दूसरा, शिक्षण एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। तीसरा, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। और चौथा, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इससे कुछ और ही ज्ञान आपको मिलेगा। तो देखिए ये इसका हमारा विकल्प बालकों के लिए संरचित अनुभव में पाठ्यक्रमों के सुधार से रिलेटेड जो है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया जाता है। बाकी कुछ लोग तो कहेंगे कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो जब इसका एग्जाम हुआ था, ये लगभग हमारे 2019 के पेपर में दिसंबर के 17 के 19 के दिसंबर वाले सेशन में ये प्रश्न पूछा गया था। विकल्प हमारा जो है सीटेट वालों ने सी वाला विकल्प को सत्य माना था। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 का। तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ये बात एकदम सही। इसी बात को ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ठीक। बाकी कोई विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 28, दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा विकल्प, विद्यार्थी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तीसरा, विद्यार्थी एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और चौथा है विभिन्न प्रवेश परीक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए वो आपको बताना है। तो क्या आवश्यक होना चाहिए? तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अब यही प्रक्रिया जो है जो नई पॉलिसी हमारी 2020 की आई है उसके अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। छमाही पेपर अब 6 महीने पर पेपर होगा, ठीक। तो वो क्या होता है, कम अवधि में परीक्षाएं करेंगे तो इससे बच्चों का जो बोझ होता है ना वो कम हो जाता है पढ़ने में। प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों ऑप्शन बी है कि जिन बालकों में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ठीक। दूसरा विकल्प कर रहा है, आगे देख लेते हैं विकल्प। आगे विकल्प कर रहा है कि अधिगम की कठिनाई एवं समस्याएं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और चौथा है उपचारात्मक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है या पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो हमारा जो विकल्प 29 का सही होगा वो हो जाएगा कि उत्तम जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक आप तैयार किया है वो जो है विशेषता प्रदान करना जो है ये हो जाता है मूल्यांकन का।
प्रश्न नंबर 30, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे आप बेहतर मानेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 30 का बताना है। तो वीडियो अनुकरण का, ऑप्शन दूसरा प्रदर्शन का, ऑप्शन तीसरा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और इनमें से सभी। तो किसको आप सबसे बेस्ट मानेंगे? तो वो होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है सबसे बेस्ट होगा प्राथमिक विद्यालय में। बच्चे जब खुद के द्वारा किसी चीज़ को करते हैं ना, तो उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने के लिए। अब हमारा हिंदी लैंग्वेज 1 स्टार्ट होता है, हिंदी का पेपर, तो ध्यान से हिंदी लगाइएगा। चलिए, ऑप्शन प्रश्न पहला है कि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 31। और यण संधि की अगर हम बात, देखिए उदाहरण नहीं है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा। मैं देखिए गलत पढ़ रहा था, प्रश्न उदाहरण नहीं है यण संधि का, तो वो जो है स्वांग जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों जो है स्वर संधि का ही उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि अंत और विदेश शब्द में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। प्रत्यय का शुद्ध विकल्प, अंत और विदेश शब्दों के क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है, इसमें से कौन सा है? तो अंत और विदेश, इन दोनों में प्रत्ययों का शुद्ध क्रम इसमें आपको ढांढना है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो ये देखिए प्रश्न नंबर 32 का हमारा जो सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प जो है 32 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं 33, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। तो किस विकल्प में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर स्वार्थ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी इसमें अ है, इसमें अ है, इसमें सम उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, स्वागत में सु हो जाता है, सु उपसर्ग है। तो हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि उपसर्ग से कौन सा बना शब्द नहीं है? तो ये तीसरा विकल्प जो है 34 का सही हो जाएगा। बाकी तीनों अधि उपसर्ग से बना है, इसमें भी अधि है, इसमें भी अधि है, इसमें भी अधि है। अब आ जाते हैं हमारा 35 से 40 तक गद्यांश दिए गए हैं, उस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली प्रश्न को आपको उत्तर बता देते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि संस्कृति की दूसरी मंजिल है। संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है वो आप पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद ही इस प्रश्न को लगाइएगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप जाइएगा और हमारे टेलीग्राम पर जाकर PDF इसका ले लीजिएगा, वहाँ से आप लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, 35 का प्रश्न, संस्कृति की दूसरी मंजिल है तो क्या है? प्रश्न नंबर 35 का तो वो होगा परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। अगर हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे तब प्रश्न इसको हम लगाने में आसान हो जाता है। वैसे मैं आपको डायरेक्टली उत्तर बता देते हैं। प्रश्न नंबर 36, परस्पर सहकार्य, न्याय या सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 36 का हमारा उत्तर भी, इसका भी तीसरा, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसीलिए इनको न्याय और सौंदर्य का दृढ़ कहा जाता है, मूल कहा जाता है। 37 प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होनी लगी? क्योंकि संस्कृति के मूल तत्व इसमें दुख, सख्त और उन्हीं के हर समय बनाए रखना कठिन है। तो ये वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 और 38 का भी सिर्फ मुझे उत्तर आपको बताना है। संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? क्योंकि इसके 2 अलग अलग घटक हो जाते हैं। इसमें भी हमारा दूसरा ही विकल्प 38 का सही हो जाएगा। और 39 प्रश्न, संस्कृति में पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? तो संस्कृति का सरलीकरण जो है, जो संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? सबसे अधिक सहायक की बात हो रही है
तो शिक्षण पद्धति जैसे आप बदलाव करेंगे ना तो ये सबसे अधिक सहायक के रूप में देखा जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 और इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न, शिक्षण पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? शिक्षण पद्धतियां जो प्रयोग की जा रही है वो क्यों नहीं सफल हो रही है? प्रश्न नंबर 40 कह रहा है क्यों नहीं हो रही कि क्योंकि यह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई चौड़ी कर रही है, इसीलिए जो शिक्षण पद्धति जो है ना वो सफल नहीं हो रही। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अकॉर्डिंग मारना है, इसीलिए हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब हमारा गद्यांश खत्म, अब सीधे व्याकरण पर आ जाते हैं। चलिए, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह होगा, मतलब ऋण मुक्त समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? ऋण से मुक्त। और कौन विकल्प में मिल रहा है? 41 का, तो चौथा विकल्प में सही हो जाएगा। देखिए, जब आप ये चीज़ों पढ़े होंगे ना तो आपको आसानी होगी इस चीज़ों में लगाने में। बाकी आप प्रैक्टिस सेट देखिए, ऐसे ही प्रश्न अगर आपके सीटेट एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप जरूर से जरूर उसको सही कर कर आएंगे। 42 प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो किस विच्छेद का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 42 का। तो मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद, सदा प्लस ए सदे, पितृ प्लस अनुपति, पितृ अनुपति, परमोदारे परमोदारे, ये तीनों विकल्प सही हैं। नीचे के बाकी ये वाला विकल्प हमारा नहीं सत्य है, ये वाला सही हो जाएगा। अवर का विलोम प्रवर होता है, तीसरा विकल्प मिल गया, सही हो जाएगा अवर का। प्रश्न नंबर 44, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं, काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं। कामदेव का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, वो आपको बताना है। तो 44 प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची अरविंद, अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची होता है, इसीलिए कामदेव का नहीं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि इसमें से किस में नहीं है वो आपको बताना है। तो किस में नहीं है प्रश्न नंबर 45 का? तो देखिए, अनुस्वार, अनुस्वार यही मिल गया, अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। बाकी तीनों में जो है विसर्ग संधि हो जाती है, क्योंकि ये विसर्ग का ही रूप परिवर्तित होकर ओ का होता है मात्रा, ओ का होता है मात्रा और आधा स का मात्रा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। 46 प्रश्न, उष्म महाप्राण वर्ण है। उष्म महाप्राण वर्ण 2, 4 यही उष्म महाप्राण वर्ण होता है, बाकी बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा ये सब हो जाते हैं। तो दूसरा चौथा ए वाला विकल्प हमारा 46 का मिल गया। प्रश्न नंबर अब 47, यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व होते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको बताना है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर की बात करें तो भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व शब्द भंडार और अभिवृद्धि होता है, व्याकरण नहीं होता है, साहित्य समझ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर उसकी समझ ही नहीं होती, उच्चारण स्पष्टता नहीं, शब्द भंडार अभिवृद्धि होता है। प्रश्न नंबर 48 है कि वाक्यांशों के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा शब्द है? वाक्यांशों का एक शब्द होता है ना, उसका अशुद्ध रूप कौन सा है, यानी असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला है कि क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, दूसरा है जिसकी आशा न की गई हो प्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। देखिए, तो प्रश्न नंबर 48 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए क्षण या शीघ्र टूटने वाला खंडहर ये नहीं होता है, ये वाला विकल्प जो है अशुद्ध है, बाकी तीनों जो है सत्य हो जाएंगे। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? स्त्री पुरुष और एक दूसरे का क्या हो रहा है, यह तो एक प्रकार का द्वंद्व पैदा हो रहा है, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? ये देखिएगा, गलत पूछ रहा है। जातिवाचक, देखिए कुत्तों की जाति होती है और एक व्यक्ति होगा, तो स्त्रियों की जाति हो गई और श्वेता जो है एक लड़की हो गई, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गलत पूछा है
वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 का। तो गलत हमारा तो ये वाला दिख रहा है, क्योंकि कुत्ता और पिल्लाई दोनों जातिवाचक हो जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? प्रताप को प्रताप पढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प है कि स्वरामगमन, स्वरालाप, तीसरा आकार इकार भ्रम और चौथा आगमन। तो कौन सी गलती कर रहा है जो प्रताप को प्रताप पढ़ रहा है? प्रश्न नंबर 51 में। तो कौन से में? तो उसको स्वरालाप आप कह सकते हैं। स्वर का जो है इधर उधर वो प्रयोग कर रहा है, इसी वजह से जो है वह उसको प्रताप को प्रताप पढ़ रहा है, प्रताप को। प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द जो है आपको बताना है, तो हमारा तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा 52 का। तत्सम शब्द वो है। प्रश्न नंबर 53 है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा? जो आपको बताना है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है प्रश्न नंबर 53 का, तो वो है कुसुमायुध। ये पसेरी जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी बारहसिंगा, दीर्घबाहु और पशुमाध्युग ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पसेरी नहीं हो सकता है, द्विगु समाज में आ जाता है पसेरी। प्रश्न नंबर 54 है कि ख है। ख क्या है? घोष है या घोष है, अल्पप्राण है या विवृत के अंतर्गत आएगा? क्या है? प्रश्न नंबर 54 कह रहा है। तो अघोष की बात करें तो वो ख जो है वो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, ये अघोष के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा वर्ण ही सिर्फ गिने जाते हैं और ये दूसरा वर्ण ही है, तो अघोष हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 हो गया। 55 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? पहला है सदुपदेश, तदुपरांत, वाल्मीकि और अकिंचन। कौन सा विकल्प 55 का सही होगा वो आपको बताना है। तो अशुद्ध शब्द आपको छांटना है, 3 शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। तदुपरांत नहीं होता है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध की बात भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा वो है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 56 का। तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो रोना जो है इसमें अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को कर्मक कहते हैं। प्रश्न नंबर 57 भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के मुख्य अंग होते हैं। देखिए, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के मुख्य अंग कितने होते हैं वो आपको 57 प्रश्न में बताना है। तो वो 4 अंग होते हैं। सुबोपली आप जानते होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न नंबर 58 निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर उपसर्ग है, सबको पता है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारिद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो आपका बताना है। तो अंबुज, अंबुज जो है वारिद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मेघ, घन, पयोद ये वारिद जो बादल कहते हैं ना, उसी को कहा जाता है वारिद, ये पर्यायवाची है। बाकी अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है वो आपको बताना है। रघुपति, तो रघुपति ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न नंबर 60 का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये रघुपति जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। 60 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब लैंग्वेज सेकेंड आ गई। लैंग्वेज सेकेंड के रूप में आप या तो हिंदी ले सकते हैं या संस्कृत, तो मैं हिंदी और संस्कृत दोनों आपको करा दे रहा हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 61 चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैक। इस खाली स्थान में आपको भरना है इस ऑप्शन में। देखिए, प्रश्न है कि यू कैन पार्क द कार ऑन
डैश डैश साइड ऑफ द रोड। कौन सा इस ब्लैक स्थान खाली स्थान में भरा जाएगा, तो वो है ईतर जो है इसमें भरा जाएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि चूज ऑफ द करेक्ट मीनिंग्स। इसमें आपको मीनिंग्स करेक्ट चुनना है इसके अकॉर्डिंग। बेवरेज को आप इसमें क्या कह सकते हैं 62 में, तो 62 में हमारा एनी ड्रिंक जो है सही हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है कि चूज वर्ड वन वर्ड फॉर बोल्ड वर्ड, यानी इसमें से वन वर्ड बोल्ड चुनना है आपको। देखिए, व्हेन हर डॉग डाइड शी क्राइड वेरी हार्ड एंड हाफ एन हावर। क्राइड वेरी हार्ड, इसी का जो है वन वर्ड आपको चुनना है, क्राइड वेरी हार्ड का। तो प्रश्न नंबर 63 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वो होगा शबेड। शबेड जो है तीसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कश्मीर 64 प्रश्न, कश्मीर इज डैश डैश बिटवीन इंडिया vs पाकिस्तान। 64 खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, देखिए विकल्प को देखते हैं। एन पीपुल ऑफ आई एन पीपुल ऑफ डिस्कार्ड दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65। द सोलिटरी रिपेयर इन द मेलेंकुलरी सॉन्ग हेयर द वर्ड मेलिनचिलरी मीन्स। विकल्प आपके सामने है, इसका 65 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका विकल्प दूसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है कहाँ तक, तो 66 से 75 तक। चलिए इसका डायरेक्टली मैं आपको उत्तर ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं गद्यांश पढ़ नहीं सकता, समय की ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कम समय में मैं सोचता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट को आपको करा लो। तो 66 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, गेट डिस्सेस जो है सही हो जाएगा। आप गद्यांश पढ़ेंगे आसानी से ये सही आ जाएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 67 का हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो चौथा, दैट विच इनेबल यूज टू डू एनी वर्क एंड नॉट टू हेट एनी वर्क। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 68 which word in the passage in the one word for one who in the university teacher। तो 68 का हमारा विकल्प जो है प्रोफेसर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 69। ए कॉम्प्लेटली अंडर डिकेट फार्मर्स वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन। तो 69 का हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा दैट ऑफ द प्रोफेसर दूसरा विकल्प जो सही हो जाएगा। और 70 का हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक विकल्प सही हो जाएगा। 71 का विच वर्ड ऑफ द पैसेज इन द ऑपोजिट ऑफ द लाइक का ओपोजिट आपको बताना है, इसके विपरीत कौन सा होगा लाइक का। तो लाइक का ऑपोजिट क्या होता है, प्रश्न नंबर 71, ये ग्रामर से भी रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्कोर्न जो है इस लाइक का ऑपोजिट हो जाता है, तीसरा विकल्प 71 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 72। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच इज वेरी बैड, मतलब पैसेज के अनुसार सबसे दुखी कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 72 का तो कौन दुखी है भैया, तो ये दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, तीसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 73 प्रश्न, विच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग्स वेस्टेड मटेरियल जो पैसेज दिया है उसका एक वर्ड क्या होगा वो आपको इसमें से चुनना है। तो क्या होगा वो हमारा रूबिस सही हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 73 का। आगे चलते हैं। हालांकि इंग्लिश मैं जब भी सीटेट का एग्ज़ाम लेता हूं तो इंग्लिश नहीं मैं लेता हूं, संस्कृत लेता हूं। संस्कृत मुझे अच्छी लगती है और संस्कृत मुझे अच्छे नंबर भी लाने में सहायता करती है, इसीलिए संस्कृत ही मैं लेता हूं।
74 प्रश्न है कि वी कैन लाइव विथाउट एजुकेशन, दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 75 व्हाट शाउल्ड वी शाउल्ड रियलाइज दैट, क्या होगा 75 का सही, तो वो हमारा दूसरा ऑल जॉब्स आर नेसेसरी टू सिक्योरिटी। तो ये थे गद्यांश के प्रश्न। अब चलते हैं सीधे, अब आएंगे हमारे कुछ पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न, इंग्लिश होगा। तो 76 प्रश्न, द वर्ड ओशियंस मीन्स, ओसिस मीन्स क्या होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 76 का। तो ओशियंस मीन्स होता है ए ग्रेट पैच इन द डिसर्ट, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, द पॉसिव फॉर्म ऑफ द ही नोज हर इज, इसका पॉसिव फॉर्म अब जो है आपको बनाना है प्रश्न नंबर 77 का। तो पॉसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, सी इज नो टू हिम जो हो जाता है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैक, खाली स्थान में जो है कंजक्शन आपको जोड़ना है कि कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा। तो ही स्वीटी डैश डैश वैल्यूगर, क्या भरा जाएगा प्रश्न नंबर 78 में आपको बताना है। तो थॉट जो है इसमें भरा जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, चूज ऑफ द करेक्ट पंचुरेज्ड सेंटेंस, पंचुरेज्ड सेंटेंस जो है आपको इसमें से करेक्ट चुनना है 79 का। तो करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो वो व्हाट ए डे, ये वाला विकल्प जो है करेक्ट हो जाए। 79 का हमारा विकल्प जो है कौन सा, तो ये वाला विकल्प जो है करेक्टली जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, द फ्रेश टू लुक इनटू मीन्स क्या होता है, टू लुक इनटू मीन्स क्या होता है प्रश्न नंबर 80। तो टू एक्समाइन जो है एग्जामिन जो है जाता है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और टू इमिटेट सम मीन्स क्या होता है, टू इमिटेट मीन्स क्या होता है वो 81 प्रश्न का बताना है। तो वो होता है हमारा कॉपी सम वन हो जाता है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है कि चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फॉर द ब्लैक, आई मिक्सड अप द बटर डैश डैश आई बेक द शेक, क्या होगा इसमें खाली स्थान में 82 में क्या भरा जाएगा, तो वो भरा जाएगा V4 भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है कि 83 चूज ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो है इसमें से आपको चुनना है। तो रवि सैड गेस्ट हैव टेकन देयर लंच, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको इनडायरेक्ट में आपको चुनना है कि क्या होगा। देखिए हैव, तो 83 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, वो हो जाएगा रवि सेड दैट गेस्ट हैड टेकन दियर लंच, ये वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और ये तो है भी दिया है तो हैव से नहीं होगा, हैड टू टेक नहीं हो सकता, टेकन हो जाएगा, तो ये इससे गलत हो जाएगा और बाकी यार तो रहेगा ही नहीं, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 84 प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फॉर द ब्लैक, इसमें प्रोपोजिशन भरा जाएगा कौन सा वो आपको बताना है। तो 84 में हमारा प्रोपोजिशन कौन सा भरा जाएगा, देयर इज ए बीच विसाइड द लैम्प पोस्ट, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक, कौन सा आर्टिकल इसमें भरा जाएगा वो आपको बताना है, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। देखिए प्लीज हेल्प मी क्लीन माई डैश डैश एपेरमेंट और एपेरमेंट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, तो 85 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 85,
आगे चलते हैं। अब 85 यहाँ से हो गया, अब यहाँ से आते हैं 85-86। चूज ऑफ द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द ब्लू वर्ड। इसका अपोजिट बताना है। अगली का क्या होता है अपोजिट, काफ़ी पूछा जाता है। अगली अगली इंपॉर्टेंट शब्द है। अगली का क्या होता है, तो अगली का हमारा जो अपोजिट होगा वो होगा हैंडसम। हैंडसम होता है, हैंडसम, ध्यान रखिएगा। अगली का अपोजिट हैंडसम होता है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87। चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन द प्लेकेट। साइंटिस्ट आर ऑलवेज स्टडी द डैश डैश फोनोमेमन ऑफ नेचर। इसमें क्या भरा जाएगा खाली स्थान में 87 का, तो भरा जाएगा इसमें अगर हम बात करें तो फोनोमेमा जो है भरा जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 88 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड प्रोफेसी। प्रोफेसी वर्ड के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है इसके प्रोफेसी के लिए। तो 88 प्रश्न का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रेडिकेशन के अंतर्गत ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 89 चूज ऑफ द नेचर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से नेचर ऑर्डर आपको बताना है इसे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो व्हाट इज दैट बैग इज स्मॉल। कौन सा विकल्प 89 का सही हो जाएगा, तो वो होगा हमारा व्हाट इज इन द स्मॉल बैग सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90। और इस सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस ऑफ द बोल्ड वर्ब फ्रेज बताना है। इसका बोल्ड वर्ब फ्रेज बताना है कि हैड बीन राइटिंग का क्या होगा। ये जो ब्लैक में लिखा है ना, इसी का बताना है आपको। फ्रेजल क्या होगा इस फ्रेजल वर्ब में, इसका क्या होगा प्रश्न नंबर 90 का, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये उदाहरण हो जाता है। हैड बीन लगाता है ना पास्ट परफेक्ट में, अरे पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा और बीन लग जाएगा तो वही हो जाता है कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब हम सेकंड लैंग्वेज संस्कृत पर आ जाते हैं। दूसरी भाषा जो कि आपको ऑप्शनल होती है, चुनना होता है। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 61 है कि उ स्वर स्व उच्चारण स्थान भवति। प्रश्न नंबर 61 का उ स्वर व उच्चारण स्थान भवति क्या हो जाएगा विकल्प हमारा प्रश्न नंबर 61 का, तो वो 61 का हमारा विकल्प जो होगा औष्ठौ जो विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा वर्ण इसमें से उ से उच्चारण होने वाला है वही आपको यहाँ पर बताना था। चौथा विकल्प सही। 65 री स्वरस उच्चारण स्थान भवति। री का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है वो आपको बताना है। इसमें से तो मूर्धा से किया जाता है, सोचने की जरूरत नहीं है। 63 प्रश्न च वर्ग से उच्चारण स्थान भवति। च वर्ग किसका उच्चारण होता है, तालु से होता है। वही चीज भी यहाँ पर पूछा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बात 64 प्रश्न 64 बालक शब्द से तृतीय एक वचनीय रूप होगा। बालक का जो शब्द है बालक शब्द, इसका तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा वो आपको बताना है। तो तृतीय एक वचन में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा क्या होगा, बालकेन हो जाता है तृतीय एक वचन में। प्रश्न नंबर 65 पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप क्या हो जाता है। तो द्वितीय बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो हमारा 65 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा द्वितीय बहुवचन की बात हो रहा है ध्यान से। 65 का पितृन जो है द्वितीय बहुवचन में रूप आ जाता है इसका पितृन। प्रश्न नंबर अब 66 युष्मद शब्द से पंचमे एक वचने रूप आपको बताना है। युष्मद का तुम युवाम युवा वाला जो रूप चलता है वहीं का आपको पंचमी एक वचन में आपको बताना है। तो पंचमी एक वचन की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा रूप सही होगा, तो 66 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा तीसरा, त्वत हो जाता है त्वत। ध्यान रखिएगा एक वचन पूछ रहा है पंचमी एक वचने, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 67 प्रश्न है कि गुरुवे इति रूप अवस्थी। गुरुवे जो शब्द है ये कौन से रूप में कौन सी विभक्ति में कौन से वचन में आएगा।
गा। गुरु का ही चलता है, लेकिन ये कौन से रूप और वचन में और विभक्ति में दिया गया है? प्रश्न नंबर 67। तो कौन सा में दिया गया है? तो वो हमें चतुर्थी एक वचनान में ये देखने को मिलता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66। दृश्य धातु लटर लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपस्ते। मतलब दृश्य जो धातु है ना, इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन में आपको बताना है कि क्या होगा। लट लकार ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 का तो क्या होगा? वो दर्शन्ति होता है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69। सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप भवति। लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए 69 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा सेवे जो सही हो जाएगा। 70। पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचने रूप आपको बताना है। पा धातु का जो पिबती वाला रूप चलता है ना, उसी को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 70 का तो कौन सा विकल्प? पिबेत जो है सही हो जाएगा। विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में पिबेत हो जाता है। 71। अस धातु लट रीट लकार भविष्य काल में पूछ रहा है। अब प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अस धातु का तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यति कौन सा विकल्प में 71 के दे रहा है? तो तीसरा वाला विकल्प देखिए सही हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 72। थ व्यंजन उच्चारण स्थाने भवति। त थ द ध न किससे हो रहा है? तो वो हमारा होगा 72 का हमारा दंत से उच्चारित होगा। डैश डैश बालक गच्छति अत्र रिक्त स्थान शुद्धम भविष्यति। मतलब इसमें से कौन सा शब्द जो है रिक्त स्थान पर भरा जाएगा? कौन सा? देखिए स द्वितीय के साथ लगता है। अब इसी से आपको पकड़ना है कि स का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में करते हैं, और द्वितीय विभक्ति का जब सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जो मेन जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में, इसमें से आपको छांटना है। तो कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 73 का 73 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वो होगा पित्रा सही हो जाता है। बालकेन मोदनकम रोचते। रोचते रुचि के अर्थ में। अब रुचि के अर्थ में मोद बालकेन मोदिकिम अत्र रेखांकित पदे शुद्धम रूप। यहाँ पर शुद्ध रूप रेखांकित पद, इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो हमारा 74 का विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा बालकाय, क्योंकि रोचते के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और चतुर्थी विभक्ति में बाला का रूप बालकाय हो जाता है एक वचन में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 75। नृप दुर्जन क्रुध्यति। नृप दुर्जनम क्रुध्यति, ये जो रेखांकित पद है उसके बारे में बताना है। दुर्जन रेखांकित पदे शुद्धकम रूपम भविष्यति। मतलब रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 75 का तो वो हमारा शुद्ध होगा दुर्जनाय हो जाता है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76। अभिता परिता सम्या निक्षा प्रतियोग है। ये पूरा मैंने विकल्प ही पढ़ दिया। अभिता परिता योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वो हमारा द्वितीय विभक्ति होती है। 76 हमारा कह रहा है। प्रश्न नंबर 77। नायक इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा नय प्लस अकह। तो दूसरा विकल्प जो है हमारा 77 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और 78। इति प्लस आपी इत्यपि। इत्यपि कौन सा विकल्प? इत्यापि हो जाएगा। 78 का हमारा जो है इत्यपि। इति प्लस आति इत्यादि। इति प्लस अपि इत्यपि इत्यापि होना चाहिए। दूसरा विकल्प जो है 78 का हमारा सही हो जाएगा। इत्यापि हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 और ये है वागीश अत्र संधि अस्ति। ये किसके अंतर्गत वागीश का आ जाएगा? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और किसके अंतर्गत आएगा? तो वागीश जो है हमारा 79 का विकल्प सही हो जाएगा। वो होगा जसत्व संधि के अंतर्गत आ जाएगा। 80 प्रश्न वनौषधि अत्व संधि विच्छेद।
वनौषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि, कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 80 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81। अब पेडागोजी संस्कृत का शुरू लगभग हो रहा है। 81 प्रायेण उत्तर पद प्रधान भवति, प्रायेण उत्तर पद प्रधान भवति, किस में उत्तर पद प्रधान होता है वो आपको बताना है। तो किस में उत्तर पद प्रधान होता है? प्रश्न नंबर 81 का रहा है समास से रिलेटेड। तो किस में उत्तर पद प्रधान होता है? अरे यार थक गया। प्रश्न नंबर 81 का किस में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुषे समासे उत्तर पद प्रधान भवति। प्रश्न नंबर 82 नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समास अस्ति, नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा वो आपको बताना है 82 का। तो इसमें जो है कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि पर मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 83 अधिहरि अस्मिन् पदे समास अस्ति, अधिहरि में कौन सा समास होगा? तो वो हमारा अव्ययी समास होगा, क्योंकि अधि एक अव्यय के अंतर्गत जाना जाता है, इसीलिए हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा ए वाला। 83 का हमारा ए वाला विकल्प जो है, नहीं ए वाला कैसे मार रहा है, मैं तो दूसरा मारा हूँ, बोल रहा हूँ ए वाला। दूसरा विकल्प जो है हमारा अव्ययी स्वभाव समास हो जाएगा। 84 राम कृष्णौ अस्ति पदे समास विग्रह अस्ति, राम कृष्णौ में जो है इसका विग्रह करना है, आपको बताना है 84 प्रश्न का। तो 84 का हमारा विकल्प जो है राम च कृष्ण च, सबसे अच्छा विच्छेद यही है, ये वाला सही हो जाएगा। 85 कथितः अत्र धातु प्रत्ययश्च अस्त, कथितः अत्र धातु प्रत्यय अस्त, मतलब इसमें से प्रत्यय कौन सा लगेगा वो आपको बताना है कथितः में। तो 85 का हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? कथ प्लस कत्व जो हो जाता है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कथ धातु में कथ प्रत्यय जो है जुड़ा है, तो ये वाला विकल्प हमारा 85 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 यहाँ तक, अब यहाँ से आ जाते हैं 85। 86 छात्रेषु मोहनम पटुतम, छात्रेषु मोहनम पटुतम रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, पटुतम में प्रत्यय कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 86 का। तो कौन सा प्रत्यय है? तमप प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 मया पाठ पठनीयः, पठनीयः में रेखांकित पदे प्रत्यय कौन है? तो अनियर प्रत्यय ये साफ ही दिख रहा है, तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, मोहन गेंद से खेलता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 88 का। तो मोहनम कन्दुकेन क्रीडति, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 वह विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, वह विद्यालय की ओर जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा वो आपको बताना है। अनुवाद से 2 प्रश्न है, सह विद्यालय प्रति गच्छति वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 वह ब्राह्मण को दूध देता है, अस्त वाक्य संस्कृत अस्ति, वो ब्राह्मण को दूध देता है, तो इसका जो है संस्कृत अनुवाद क्या होगा? प्रश्न नंबर 90 का रहा है तो यह सह विप्राय धन ददाति, अच्छा वो ब्राह्मण को धन देता है, तो धन ददाति तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब हमारे गणित के प्रश्न हैं जो कि डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि गणित लगाने में क्या था ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम आपको डायरेक्टली आंसर बताएंगे, तो घबराइएगा मत। डिटेल में हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 91 का हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम फ्रेश पे दिखा रहा हूँ, समय भी 5 सेकंड 10 सेकंड दे देता हूँ। 92 एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं आप सबको पता होगा, जब कैलेंडर पढ़े होंगे तो पता होगा, 52 ही होते हैं। 93 दिए गए चित्र को ए ओ पी का मान ज्ञात करना है, तो ओ का कोण कौन सा? ये बीच वाला कोण आपको ज्ञात करना है, सीधी सीधी।
तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 60 और 45 को जोड़िए तो 5 और 10 105। 180 में से जब आप हम 105 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 विकल्प में दिया है, वही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 93 का पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं। 93 94। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। अच्छा, सभी लंबाइयों को जब जोड़ देंगे तो उस फर्श का क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो हमारा तीसरा विकल्प 94 का सही है। अच्छा, किताब है ना, पुस्तक है ना, तो फर्श का थोड़ी निकलेगा, किताब का निकलेगा। चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा, 94 का चौथा। 95 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको बताना है। तो कैसा होना चाहिए भाई, सभी को पता है कि बाल केंद्रिक होना चाहिए, ये बाल केंद्रिक को फॉलो करेंगे सब, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 96 प्रश्न मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है कि उपलब्धि की जांच करने के लिए, दूसरा अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, तीसरा कक्षा में पदोन्नति के लिए, और चौथा प्रतियोगिता भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन किया जाता है किसके लिए किया जाता है, 96 का सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला ही है, उपलब्धियों की जांच के लिए। 97 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होते हैं। तो इसको सेकेंड में चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। 97 का विकल्प, ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सरल भी है, अगर आप करेंगे तो आसानी से सही हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1, घनाभ के आकार में कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो घनाभ का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है ना, तो वो हमारा पहला ही विकल्प फॉलो करेगा, ये वाला विकल्प 98 का सही हो जाएगा। आप पढ़े होंगे मैथ, तो ये आसान है आप लोगों के लिए। 99 1:15 बजे, यानी 1:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण बताना है कि आपको 1:15 पर कितने का कोण बनेगा। अब घड़ी वाला टॉपिक से प्रश्न आ गया है, तो कितना कोण है, कितने अंश का कोण बनेगा वो मैं उत्तर बता देता हूँ, हल करूँगा तो लेंथी हो जाएगा। तो उत्तर 60 अंश का कोण बनेगा। प्रश्न नंबर 2, बॉडमास नियम को फॉलो करिए। सरलीकरण से प्रश्न है, कौन सा इसका उत्तर होगा, तो वो होगा हमारा 2 2 2, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपको बताना है 101 प्रश्न का। तो कितनी संख्याएं, तो किसी भी अंक के बीच में बता देता हूँ अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसके साथ हम तीसरे विकल्प के साथ ही जाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 102 क्या कह रहा है, आकृति कोण PQR 70 और कोण QPR 24 हो तो PRS का मान आपको ज्ञात करना है। PRS ये वाला मान ज्ञात करना है, तो इसको जोड़िए, उसके बाद तीनों के बीच का अंतर जोड़ 180 अंश होता ही है, उसको घटाइए, ये वाला मान ज्ञात। अब 180 वाला जब ये प्राप्त हो जाएगा तो 180 में से घटा दीजिए, ये वाला मान आपका प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लगा भी देते हैं, 70 और 24 4 7 दूनो 94, और 180 में से जब हम 94 को घटाएंगे तो 80 अच्छा 86 86 ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब 86 को 180 में से घटाएंगे तो हमारा फिर से 94 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा विकल्प 102 का सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न जो है दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन दूसरा अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और चौथा इनमें से सभी। तो 103 का विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 104, और यह कह रहा है कि एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 104 क्या स्पष्ट नहीं है, तो छात्र को आयत की लंबाई के बारे में स्पष्ट नहीं है, वो कैसे बता सकता है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 105 एनसीएफ 2022 बल देता है, किस पर बल देता है? करके सीखने पर। कुछ नहीं, ये तो अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 106 कह रहा है कि एक आदमी 800 रुपये को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया एवं उन्हीं धनराशि को दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया। 2 वर्ष पश्चात उसके प्राप्त धन क्या होंगे? तो प्रश्न लेंथी, इसीलिए विकल्प का उत्तर 8 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी इस परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? तो कितनी गुनी हो जाएगी? वो भी 3 ही गुनी होगी, क्योंकि त्रिज्या में जब आप कोई परिवर्तन करते हैं तो परिधि में भी सेम ही परिवर्तन होते हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 107 का। अब यहाँ पर माध्य वाला प्रश्न 108 में आ गया है। इसका माध्य बताना है, तो माध्य का सूत्र होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब उसी पर लगाइएगा। इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो हमारा चौथा विकल्प 108 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नियम से उदाहरण की ओर और नियम से उदाहरण की ओर कौन ले जाएगा? तो निगमन विधि ले जाएगी। चौथा विकल्प जो इसका हमारा 109 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 110 एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया करता है। परिमाप के लिए क्या कर रहा है? 8, 5, 5, 26 मीटर। इस विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो ये प्रक्रिया जब भी बालक अपना रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है? वो बालक जो कर रहा है वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 110 का पहला। आगे चलते हैं 111 मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं वो आपको बताना है। बेस्ट प्रश्न है। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो 4 सोपान होते हैं। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 गणित ज्ञान का निश्चित एक ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। किसके तरफ इंगित कर रहा है? 112 कर रहा है। किसके तरफ? तार्किक के तरफ जो है इंगित कर रहा है। तीसरा विकल्प 112 का सही हो जाएगा। 113 गणित का उद्देश्य है। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? सवाल को हल करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा विकल्प सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना और समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तार्किक तरीका उसी में न प्रयोग किया जाता है। 114 बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? किस शिक्षण उदाहरण नियमों को उदाहरण के प्रयोगों पर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि के? देखिए नियमों की बात कर दिया पहले, जब नियम की तो निगमन पर चले जाइएगा। प्रश्न नंबर 115 एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 15 मीटर और 150 मीटर में स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी वो आपको बताना है 115 का। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो चौथा विकल्प हमारा 115 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं तो 30 दिनों में उस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी वो आपको बताना है। तो 116 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा 24, क्योंकि 15 गुणे 48 बाटा 30 गुणे x और 15 दूना के 2 से 24 ऐसी पर ये ट्रिक पर लगता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 117 एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है और 60 मीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो 2 मिनट बाद 2 मिनट में पास करती है, तो पहली गाड़ी की लंबाई आपको बताना है। 117 प्रश्न तो विकल्प इसका ये वाला सही हो जाएगा। 118 ये कह रहा है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? अच्छा प्रश्न है।
इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक जी हैं। चौथा विकल्प जो है 118 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 119। एक विद्यार्थी ने 800 रुपये साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से लिया और इस क्रिया को वह ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि ये साधारण ब्याज का सूत्र का ही प्रयोग कर कर वो हल कर रहा है। और जब वो सूत्र का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को हल करता है तो उसको हम उदाहरण से नियम की ओर कहते हैं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न नंबर 120। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 120 का। और इसमें हम तीनों पद को शामिल कर सकते हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब 30 प्रश्न सिर्फ पर्यावरण के बचे हैं, इसको भी जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। 80 मिनट हो गया हमारे वीडियो को करते हुए। चलिए आगे चलते हैं। 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा लग जाएगा। चलिए 10 मिनट में हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न तो है नहीं ज़्यादा बड़े बड़े। चलिए प्रश्न नंबर 121। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? जो पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि में से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। तो कौन सी जो पूरी प्रभावपूर्ण नहीं है, तो वो तीसरा जो है भ्रमण प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? तो हमारा विकल्प इसका ए वाला व्याख्या विधि जो है प्रभावपूर्ण विधि नहीं है। ये वाला विकल्प 121 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 122। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आप किसी भी जगह पर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वो सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123। सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या करता है वो आपको बताना है। तो बच्चे के करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। ये सत्य विकल्प है। ये गठन रटने की दिशा, एक दिशा की तरफ नहीं, पुस्तक पढ़ने की निर्भरता ये नहीं। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124। पर्यावरण अध्ययन में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? कौन सा एक कारक है जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? ऑप्शन ए गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करना, दूसरा बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा कक्षा में बच्चे की अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एक खामोशी। ये दूसरा विकल्प बच्चों द्वारा प्रश्न का पूछना ये सबसे एक अभिप्रेरित कारक को प्रदर्शित करता है, क्योंकि बच्चे जब अभिप्रेरित होते हैं तभी प्रश्न पूछा करते हैं उठ उठ कर। प्रश्न नंबर 125। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण होते हैं। मतलब हवा में भार होता है, अगर इसको ज्ञान बच्चे को बताना है तो कैसे उसको समझा सकते हैं वो चीज़ आपको बताना है। विकल्प ये आपके सामने है 125 का। पहले समस्या देंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेगा, फिर उसका प्रयोग करेगा और तब जाकर निष्कर्ष निकलता है। ये तो हमारा पहला ही विकल्प मिल रहा है उत्तर। आगे भी देख देते। परिकल्पना पहले नहीं हो सकती, प्रयोग भी पहले नहीं, समस्या हो सकती है, प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि परिकल्पना करेगा तब प्रयोग करेगा तब निष्कर्ष निकलता है। विकल्प हमारा ए वाला ही सही हो जाएगा 125 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 126। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो निर्जलीकरण के ग्रस्त बालक में किस चीज़ की कमी हो जाती है? 126 प्रश्न। तो किस चीज़ की? तो लवण एवं जल का कमी हो जाता है। प्रश्न नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण रूप से ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? 127 का, और वो हमारा जल ही है, क्योंकि ठोस भी रहता है, पानी भी रहता है और गैस में भी रहता है, तीनों रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 128। रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है वो आपको बताना है 128 का। तो देखिए यहाँ पर लार्वा दे दिया है,
लेकिन लार्वा को आप नहीं कह सकते। प्यूपा शब्द जो महत्वपूर्ण है, प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। तीसरा का 128 का तीसरा सही हो जाएगा। 129 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? प्रश्न नंबर 129 कह रहा है कि कौन सा युग्म ठीक है 129 का। तो ठीक की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सींग वाले गेंडे, दचाई घोड़ा असम, एकदम सही है भाई। काजीरंगा उत्तराखंड में थोड़ी नहीं है, काजीरंगा पार्क केरल में थोड़ी नहीं है, काजीरंगा पार्क मणिपुर में थोड़ी नहीं है, असम में है। इसी से देखिए प्रश्न नंबर 130 पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? पंछियों की जो चोंच होती है ना, वो किस पर आश्रित होती है? अच्छे प्रश्न है। किस पर? तो भोजन के प्रकार पर, भोजन के प्रकार पर वो आश्रित होती है। तीसरा विकल्प जो 130 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? मनुष्य किस में आएगा? मनुष्य जो है सर्वाहारी में आ जाता है। प्रश्न नंबर 131 का हमारा विकल्प शाकाहारी और सर्वाहारी, इसमें सभी दे दिया है, तो चौथा विकल्प के साथ चले जाइएगा। प्रश्न नंबर 132 संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? कहाँ स्थापित किए जाते हैं संचार के लिए उपग्रह? तो वो हम धरातल से 36,000 किमी ऊंचाई पर, ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 133 समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? किस में? तो आप रक्त संबंध आप किस में पाते हैं भाई? परिवार में ही पाते हैं, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप स्थित चक्र में तिल्लियों की संख्या, इतना सरल प्रश्न 24 होता है। आगे चलते हैं और 135 प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो कौन सी ऊर्जा जो है उसका प्राथमिक स्रोत होता है 135 का? तो वो आपको पता ही होगा कि सूर्य का प्रकाश ही तो उसका स्रोत होता है। तीसरा सही हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण 136 प्रश्न, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न। 137 निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, कौन सा विकल्प इसके अकॉर्डिंग आएगा 137 का? तो वो आ जाएगा भ्रमण। प्रश्न नंबर 137 भ्रमण ही विकल्प इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग, बाकी इसमें तो सिर्फ सुनाई देगा, इसमें भी मॉडल दिखाई देगा, तो चौथा ही विकल्प आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 138 पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या हो सकता है? जब आपके अपने आसपास के चीज़ों को जानने का माध्यम सबसे सरल माध्यम है तो अवलोकन, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 139 पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों को उत्तीर्ण करना, दूसरा ऑप्शन छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शिक्षण कमजोरियों को दूर करना, और तीसरा छात्रों को उत्तीर्ण करना, और चौथा है छात्रों की शिक्षण कमजोरियों का पता लगाना। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उनकी कमजोरियों को दूर करना होता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पता लगाना निदानात्मक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। निदानात्मक दिया होता ना तो इसके साथ जाते, लेकिन उपचारात्मक दिया है तो दूर करना हो जाता है, उपचार करेंगे आप। 140 बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है, बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है 140 का बताना है। तो बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन, तभी आप उसके प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे किसी चीज़ का अवलोकन करेंगे तभी तो उसका अंकुरण हो रहा है, तो उसके बारे में उसको अवलोकित कराइए, जानकारी दीजिए। प्रश्न नंबर 141 एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी कहाँ बनता है? तो वो हमारा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बायोलॉजी का अच्छा प्रश्न है ए में, पहले 143 का ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 142 लाल आंकड़ा पुस्तक रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है? तो विलुप्त
जो देखिए रेड डाटा बुक जो है ना, ये क्या करती है कि विलुप्त पौधे और प्राणी होते हैं ना, उनकी जो एक लिस्ट बनाई गई है उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। या तो कोई लुप्त हो गया होगा प्राणी, या वो संकट ग्रसित होगा, विलुप्त होने की कगार पर होगा, उसी को रेड डाटा बुक्स में रखा जाता है। आगे 143, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? किसकी कमी हो जाती है तब उसका रक्त नहीं रुकता है? तो के की कमी हो जाती है, विटामिन के। ये वाला विकल्प 43 का सही हो जाएगा। 144, प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? तो प्लेग जो है किससे होता है? प्लेग किसके काटने से होता है? तो ये चूहों के चाटने से हो जाता है प्लेग। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा 144 से का। 145, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से ठीक नहीं है? 145 का बताना है। तो अगर हम युग्म की बात करें तो वो है खनिज तेल, बायोगैस। ये युग्म ठीक नहीं है। जैव कचरा बायोगैस से निर्माण होता है। पशु मलमूत्र बायोगैस, मलमूत्र बायोगैस। ये मलमूत्र से होता है, तेल से बायोगैस थोड़ी निकलता है। ये वाला विकल्प 145 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर जो है निदानात्मक परीक्षण दे दिया है, अभी ऊपर उपचारात्मक दिया था। समस्याओं का पता लगाना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला 146 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य? तो इसका पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करना, बनाना, जीवन संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन करना, ये सभी हो जाएगा। चौथा विकल्प 147 का चौथा। 148, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है वो आपको बताना है 148 का। तो वो अंधविश्वास में रुचि। ये किसका गुण होगा भाई? वैज्ञानिकों का गुण नहीं हो सकता है। चौथा विकल्प, ये तो अर्थ ये जादू टोना वाला सिस्टम आ जाता है। 149, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अगर हम इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो वो परिमाणात्मक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 150 प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कौन सी विधि है जो वैज्ञानिक विधियों के रूप में मान्यता प्राप्त है पर्यावरण की? तो योजना विधि। कौन सी विधि? योजना विधि या कहानी विधि या व्याख्या विधि? तो प्रदर्शन विधि जो है इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण में जो है वैज्ञानिक विधियों के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है प्रदर्शन विधि का। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे सीटेट प्रैक्टिस सेट पहला, और मैं थक गया हूँ, अब हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए वीडियो कैसा लगे? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।